तो देखिए मित्रों, मुख्यतः जो राठौड़ वंश है वो राठौड़ वंश हम 3 जगह की पढ़ेंगे। देखिए हाँ, 3 जगह की। हाँ हाँ, कुमारलक से बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा जीके। हाँ तो देखिए मित्रों, एक तो आपके बीकानेर आएगा, एक इससे पहले हम मारवाड़ पढ़ रहे हैं तो जोधपुर के राठौड़ मुख्यतः आपके जोधपुर के राठौड़ आपके, एक बीकानेर के राठौड़ है। हाँ, और एक उसके बाद में आपके किशनगढ़ का एक छोटा सा राजवंश बचता है। तो मुख्यतः आपको मारवाड़ और बीकानेर का जो राठौड़ वंश है, यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं मित्रों एग्जाम में। तो मुख्यतः मारवाड़ बीकानेर उस तीसरी शाखा है जो किशनगढ़ मारवाड़ से निकली है। हालांकि मारवाड़ से बीकानेर और किशनगढ़ दोनों है वो यहां से निकले हैं। ठीक है मित्रों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश से। देखिए मित्रों, जो राठौड़ शब्द है, ये राठौड़ शब्द है मित्रों एक संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट शब्द से बना है। संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट से बना है। हाँ मित्रों, जो राठौड़ है, ये राठौड़ शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो मित्रों, राठौड़ शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है राष्ट्रकूट, और इसी राष्ट्रकूट से क्या बना है मित्रों? राठौड़ शब्द। यानी राठौड़ एक राजपूत जाति है। इस राजपूत जाति के लिए संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट शब्द से क्या बना है मित्रों? राठौड़ वंश बना है। और मित्रों, जो राष्ट्रकूट है ये आपने पढ़ा होगा, ये दक्षिण भारत के एक राजवंश का नाम भी है। दक्षिण भारत का एक राजवंश है राष्ट्रकूट। तो राठौड़ शब्द है मित्रों, ये राठौड़ है। हाँ, संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट से बना है। संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट से बना है, और राष्ट्रकूट है मित्रों दक्षिण भारत में एक राजवंश का नाम है। प्रणाम मिस आर जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ बिल्कुल, बहादुर सिंह, गोवर्धन जी, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अब देखो मित्रों, अब जो हमारे राठौड़ वंश है, इस राठौड़ वंश की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है पहले वो पढ़ेंगे। पहले राठौड़ वंश की उत्पत्ति पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से विद्वान कहते हैं कि राठौड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई है, अलग अलग विद्वानों का मत देखेंगे। और उसके बाद में हम 1 बाय 1 करके राठौड़ वंश के जो जो शासक हुए उनकी चर्चा करेंगे। तो पहले मित्रों हम लेते हैं राठौड़ वंश की उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति के सिद्धांत। राठौड़ों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राठौड़ों की उत्पत्ति के सिद्धांत। हाँ, अब देखिए मित्रों, सबसे पहले हम एक नाम लेते हैं नैण श्री ख्यात। सबको पता है, थोड़ा बहुत भी जो जगह पढ़ता है, नैण श्री ख्यात किसने लिखी थी? नैण श्री ख्यात किसने लिखी थी मित्रों? नैण श्री ख्यात है मित्रों मोणोत नैण सिंह ने लिखी थी, सबको पता है आपको। हाँ, अब देखो मित्रों, नैण श्री ख्यात में मोणोत नैण सिंह ने राठौड़ों को किसका वंशज बताया है? तो मित्रों, नैण श्री ख्यात के अनुसार इस मोणोत नैण सिंह ने राठौड़ों को किसका वंशज बताया मित्रों? राठौड़ों को है जो जयचंद गैडवाल है। कौन है मित्रों? जयचंद गैडवाल का वंशज बताया। ये नैण श्री ख्यात में मोणोत नैण सिंह क्या लिखता है मित्रों? मोणोत नैण सिंह लिखता है मित्रों कि यहाँ पर कि देखिए 1194 ईस्वी में जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने है मित्रों है जयचंद गैडवाल को समाप्त कर दिया था। और उसके पश्चात है वो जयचंद गैडवाल का ही वंशज था मित्रों एक राव सिया। जयचंद गैडवाल का वंशज कौन था? राव सिया। और राव सिया है मित्रों है वो 13वीं शताब्दी में मारवाड़ में आता है, पाली के आसपास आकर है इस मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करता है। यह मत कौन देता है मित्रों? यह मत मोणोत नैण सिंह देते हैं। और इस मत का समर्थन कौन कौन करते हैं? तो इस मत का समर्थन मित्रों जोधपुर की जो ख्यात है, जोधपुर राज्य की ख्यात है। इसके अलावा देखिए मित्रों, जोधपुर राज्य की ख्यात के अलावा दयालदास ख्यात है वो समर्थन करते हैं। पृथ्वीराज राजसो ग्रंथ है वो इसका समर्थन करता है, या इसके अलावा कर्नल टोल्ड है वो भी इसका समर्थन करते हैं। तो नैण श्री ख्यात के अनुसार राठौड़ है वो किसके वंशज है? तो राठौड़ मित्रों जयचंद गैडवाल के वंशज है। जयचंद गैडवाल के वंशज। हाँ, और इसका समर्थन कौन करता है? इसका समर्थन कौन कौन करता है? जोधपुर राज्य की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात
दयालदास ख्यात, पृथ्वीराज रासो जिसे चंद्रबदे ने लिखा था, पृथ्वीराज रासो व कर्नल टोड, ये सभी इस बात का समर्थन करते हैं, किस बात का, जो मोनोते नैण सिंह ने लिखी है मित्रों। ठीक है मित्रों, तो एक बार वापस देखिए, मोनोत नैण सिंह के अनुसार राठौड़ों का किसका वंशज माना गया है? तो मित्रों मोनोत नैण सिंह ने कहा है कि 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद गढ़वाल को समाप्त कर दिया था। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद गढ़वाल को समाप्त कर दिया था। नमस्कार मनीषा जी। हाँ, जयचंद गढ़वाल को समाप्त कर दिया था। इसके पश्चात जयचंद गढ़वाल का ही वंशज था। जयचंद गढ़वाल का वंशज कौन था मित्रों? इस जयचंद गढ़वाल का वंशज था रावसिया, और ये रावसिया मित्रों मारवाड़ में आता है। इसकी चर्चा हम रावसिया के आगे करेंगे। मारवाड़ में पाली के आसपास 1300 या 13वीं शताब्दी के आसपास ही आता है मित्रों, और 13वीं शताब्दी में आकर मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करता है रावसिया, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो नैण श्री ख्यात के अनुसार राठौड़ किसके वंशज है मित्रों? जयचंद गढ़वाल के वंशज माने गए। ठीक है, और इस बात का समर्थन कौन कौन करते हैं? जोधपुर राज्य की ख्यात, दयालदास की ख्यात, पृथ्वीराज रासो और कर्नल टोड, ये सभी इस बात का समर्थन करते हैं। क्लियर हुआ मित्रों? GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हाँ, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है वो जो राठौड़ों को किसका वंशज मानता है? तो मित्रों गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, इन्हें बदायूं के राठौड़ मानता है, बदायूं शाखा के राठौड़। और मित्रों जो नैण श्री ख्यात में है, इन्हें है ये कन्नौज के राठौड़ मानते हैं। भाई जयचंद गढ़वाल कन्नौज का शासक था, तो देखिए नैण श्री ख्यात में मोहत नैण सिंह ने क्या कहता है राठौड़ों को? कन्नौज के राठौड़। लेकिन गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये कहता है कि कन्नौज के राठौड़ अलग थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या कहता है कि कन्नौज के राठौड़ अलग थे, और बदायूं, ये बदायूं भी मित्रों यूपी में पड़ता है, तो बदायूं शाखा के जो राठौड़ है ये अलग थे। ये कहता है कि कन्नौज के जो राठौड़ थे जयचंद गढ़वाल वाले, वो राठौड़ सूर्यवंशी थे, जबकि बदायूं शाखा के जो राठौड़ है ये चंद्रवंशी राठौड़ माने गए हैं। इसलिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि जो राठौड़ है ये कन्नौज के नहीं है, ये कहां के हैं? ये बदायूं शाखा के है। बदायूं पड़ता है यूपी में, तो बदायूं के राठौड़ कौन कहता है राठौड़ों को? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। राज रत्नाकर ग्रंथ, राज रत्नाकर ग्रंथ मैंने आपको बताया था मित्रों, राज रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा था? राज रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा था? जल्दी से बताइए मित्रों, राज रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा था? राम राम जेनेसा जी, हाँ बताइए किसने लिखा था? मैंने बता दिया, 2-3 बार प्रश्न भी दिए थे आपको। मैं तो बताऊंगा ही, 2-3 बार प्रश्न भी दे चुका हूं। राज रत्नाकर ग्रंथ मित्रों सदाशिव भट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? ध्यान में रखना है, सदाशिव भट्ट, आपको ध्यान में रखना है। राज रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा था? सदाशिव भट्ट ने। और इस राज रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार राठौड़ों को मित्रों हिरण्यकश्यप की संतान माना गया है। वही प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, हाँ होलिका और प्रहलाद जो भाई बहन, होलिका प्रहलाद की बुआ जी थी, और होलिका है वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। हाँ, तो हिरण्यकश्यप है, इस हिरण्यकश्यप की संतान माना गया। कौन से ग्रंथ में? राज रत्नाकर ग्रंथ में। तो मित्रों राज रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार, राज रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार राठौड़ों को है वो हिरण्यकश्यप की संतान माना गया है। ठीक है मित्रों, एक दयालदास ख्यात, दयालदास ख्यात व कर्नल टोड, इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दयालदास ख्यात व कर्नल टोड है वो राठौड़ों को क्या मानते हैं मित्रों? सूर्यवंशी मानते हैं। देखो मित्रों ये आपको ध्यान में रखना है, कर्नल टोड यहां पर देखो राठौड़ों को सूर्यवंशी बता रहा है,
लेकिन देखो हमने अधिकांश जगह जहां पर पढ़ा है ये कर्नल टोड है, ये राजपूतों को विदेशियों की संतान बताता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है मित्रों कि कर्नल टोड ने है वो सूर्यवंशी किस राजपूत जातियों का है। तो राठौड़ों को कर्नल टोड ने क्या कहा है मित्रों, सूर्यवंशी का है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखो हमने चौहानों में कई जगह पढ़ते हैं, मेवाड़ में, सब जगह ये विदेशियों के पक्ष में था, यानी सभी जगह कहते हैं ये राजपूत है, विदेशियों की संतान थे। लेकिन यहाँ पर कर्नल टोड राठौड़ों को क्या बता रहा है मित्रों, सूर्यवंशी बता रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार वापस देखिए राठौड़ वंश की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है मित्रों, नैणसिरी ख्यात में इन्हें जयचंद गढ़वाल के वंशज अर्थात कन्नौज के राठौड़ बताए गए हैं। ठीक है मित्रों। दूसरा है इस नैणसिरी ख्यात का समर्थन जोधपुर राज्य की ख्यात है दयालदास हरी ख्यात करती है, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबदे ने लिखा था, और कर्नल टोड, इन सब ने इस बात का क्या किया है, समर्थन किया है। गौरीशंकर हिराचंद ओझा इन्हें बदायूं शाखा की राठौड़ मानता है। राजरत्ना का ग्रंथ जो सदाशिव भट्ट ने लिखा था, इस राजरत्ना का ग्रंथ में हिरण्यकश्यप की संतान माना गया, और दयालदास हरी ख्यात और कर्नल टोड इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। तो आराम से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे। अब देखिए मित्रों, 1 बाय 1 करके आप एक एक करके हम शासक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है सैनी जी, चलिए आगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं राव सिंह से, जिसका कार्यकाल 1240 से 73 ईस्वी तक था। मारवाड़ में, हाँ मारवाड़ में कुमार लक्ष्य जी, ये क्लास से सेव नहीं होती है, आप इनको है श्री राम के वहां से ऐप कोर्स से इन क्लासों को आप खरीद सकते हैं ना। आप लाइव में इन क्लासों को देख सकते हैं, लेकिन आपको ऐप कोर्स खरीदना होगा। उसके लिए आपको सभी क्लासें मिल जाएगी, आर्ट्स एंड कल्चर की, या आपको जो हिस्ट्री है वो सारी क्लासें वहां पर मिल जाती है। ठीक है। राव शिवा मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक, राठौड़ वंश का संस्थापक, मूल पुरुष, राठौड़ वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष। तो पहला प्रश्न यहां से बनता आपका मित्रों, हाँ ये आप श्री राम वीडियो ऐप है, इनका वो ऐप आप डाउनलोड कीजिए संगीता जी, वहां से आप फिर मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे किस प्रकार ये ऐप कोर्स खरीदना है। तो आप वहां से ऐप कोर्स खरीदोगे तभी आपको ये सारी क्लासें मिलेगी, अन्यथा आपको सारी क्लासें नहीं मिलेगी। तो राठौड़ वंश का संस्थापक है, राठौड़ वंश का मूल पुरुष, राठौड़ वंश का आदि पुरुष, वो किसे कहते हैं मित्रों, वो राव सिंह को कहते हैं। और ये प्रश्न एग्जाम में आ रखा है मित्रों कि राठौड़ वंश का संस्थापक किसे कहते हैं। तो मित्रों राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, राव सिंह। और मित्रों ये राव सिंह है, ये 13वीं शताब्दी अर्थात 1240 ईस्वी में है मित्रों। ये आता है कहां पर, पाली में। और देखो मित्रों पाली में एक बिट्ठू गांव का देवल शिलालेख है, उस देवल शिलालेख में इसके बारे में वर्णन भी मिलता है थोड़ा सा, कि ये जो राव सिंह है ये नेतराम का पुत्र था, और उसकी रानी थी एक पार्वती, जो सोलंकी रानी थी इसकी, पार्वती इसकी रानी थी। तो पाली के इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, इसके बारे में जानकारी मिलती है मित्रों पाली के बिट्ठू गांव के देवल अभिलेख से। हाँ तो बिट्ठू गांव के देवल अभिलेख से मित्रों किसके बारे में जानकारी मिलती है, इस राव सिंह के बारे में वहां से जानकारी मिलती है। और इस बिट्ठू गांव के देवल अभिलेख के अनुसार इसके पिता कौन थे, सेतराम। कौन थे, इसके पिता सेतराम थे, और इसकी रानी थी एक सोलंकी राजकुमारी थी पार्वती। कौन थी, सोलंकी राजकुमारी थी पार्वती है, वो इसकी रानी थी। और ये बातें किसके अनुसार बता रहा हूं मैं, ये बिट्ठू गांव का जो देवल अभिलेख है मित्रों, इस देवल अभिलेख में है, आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है।
हाँ, कुमार लक्षित जी, ये जीके के आप पूछ रहे हो तो जीके के है वो ज्यादा नहीं, आपको ये हिस्ट्री 250 रुपए में दे रहे हैं मात्र, और जो कला संस्कृति है वो 200 रुपए में मात्र आपको ये प्रदान कर रहे हैं ऐप कोर्स के माध्यम से। तो कला संस्कृति पूरी की पूरी कला संस्कृति आपको 200 रुपए में, और पूरी हिस्ट्री है मित्रों, ये पूरी हिस्ट्री आपको है वो 250 रुपए मात्र में, ये श्री राम एडू के जो ऐप कोर्स है वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, जिसको खरीदना है पूरी हिस्ट्री और पूरी आर्ट्स एंड कल्चर, वो 450 रुपए में पूरी आर्ट्स एंड कल्चर और हिस्ट्री दोनों है, वो आप श्री राम एडू जो ऐप कोर्स है वहां से इनको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इनके पिता है मित्रों सेतराम और रानी है पार्वती। हाँ, श्री राम एडू एक ऐप है मित्रों, श्री राम एडू। श्री राम एडू, तो इस श्री राम एडू ऐप से मित्रों आप है ये खरीद सकते हैं। अब देखिए मित्रों, आगे देखिए इस रावसिया के बारे में। अब मित्रों ये रावसिया है वो 13वीं शताब्दी में आता है, कहां पर? पाली में आता है। कहां पर आता है? पाली में आता है। और पाली में ये मित्रों सबसे पहले आता है, यहां पर कहते हैं कि पाली में पालीवाल ब्राह्मण थे। कौन थे? पाली में कौन थे? पालीवाल ब्राह्मण। और इन पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए देखो मित्रों जी, ये जो रावसिया है ये किसका वंशज था? हाँ, ये रावसिया है मित्रों, ये आपके जयचंद गढ़वाल का वंशज माना गया, लेकिन कई कई ऐसे जो इतिहासकार भी है वो इन्हें राष्ट्रकूटों के वंशज मानते हैं। जो राष्ट्रकूट एक दक्षिण भारत का जो राजवंश है, कहते हैं कि राष्ट्रकूटों ने भी यहाँ पर जो हतुंडी वाला क्षेत्र है पाली में, हतुंडी जो क्षेत्र है पाली में, वहां पर है राष्ट्रकूटों ने शासन किया था, और उसी हथुंडी से भी कहते हैं इस रावसिया का वंशज बताए जाते हैं। तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार देखिए, मैंने आपको बताया कि रावसिया है वो जयचंद गढ़वाल के वंशज भी माने गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रकूटों के भी, इन्हें कई इतिहासकार कहते हैं कि राष्ट्रकूटों के वंशज थे। ठीक है, तो पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए यहाँ पर आते हैं। कहां पर मित्रों? पालीवाल ब्राह्मणों पर कहते हैं कि बल्लेचा जो चौहान थे, बल्लेचा चौहानों ने यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों पर आक्रमण कर दिया था, और पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा किसने की थी मित्रों? इस रावसिया ने की थी। ठीक है मित्रों, और इस रावसिया की जो मृत्यु है मित्रों, इस रावसिया की जो मृत्यु है ये 1273 में होती है। कब होती है? 1273 में होती है, मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध लड़ते समय। हाँ, मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध लड़ते समय मित्रों 1273 में किसकी मृत्यु हो जाती है मित्रों? रावसिया की मृत्यु हो जाती है। तो एक बार रावसिया के बारे में आप वापस देखिए, राठौड़ वंश का संस्थापक, इसके बारे में प्रश्न पूछेगा तो इतना ही पूछेगा मित्रों, राठौड़ वंश का संस्थापक, राठौड़ वंश का मूल पुरुष कौन था? तो वह रावसिया था। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? पाली के बिट्ठू गांव के देवल अभिलेख से मिलती है, जहां पर इसके पिता सेतराम बताए गए हैं और रानी थी इसकी सोलंकी पार्वती। पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पाली के आसपास आता है मित्रों, 13वीं शताब्दी में राठौड़ वंश की स्थापना करता है, और इसकी मृत्यु भी मित्रों 1273 में मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध लड़ते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। इतना क्लियर हो गया मित्रों? जय श्री कृष्णा कृतिका जी गुर्जर, नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ, चले, स्वागत है रविंद्र जी भामो आपका भी। अब देखिए मित्रों, रावसिया के बाद में देखो राव आस्थान है, वो राव आस्थान इसका पुत्र शासक बना था। कोई आपको ज्यादा याद नहीं करना है। हाँ, आप कुमार लक्ष्य जी, आप श्री राम एडू से ऐप कोर्स खरीद सकते हैं और मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। 12 महीने तक रहेगा आपके ये वीडियो, आप 12 महीने तक देख सकते हैं। जो ऐप कोर्स में जो वीडियो मिलेंगे आपको वो 12 महीनों तक देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट जो शासक बनता है वो इसके बाद में राव आस्थान बनता है, और आस्थान का कोई बड़ा योगदान नहीं। उसके बाद में एक शासक आता है राव धुअड़ जी। इसी रावसिया का पोता था राव धुअड़ जी, और इस राव धुअड़ जी के बारे में मैंने आपको बताया था। आपको एक ही लाइन याद करनी है। जब मैंने आपको आर्ट्स एंड कल्चर में पढ़ाया था, लोक देवी बताई थी मैंने आपको नागणेचा माता। जब मैंने नागणेचा माता पढ़ाई थी उस समय मैंने बताया था कि नागणेचा माता की जो एक काष्ठ की जो प्रतिमा थी, एकमात्र काष्ठ की प्रतिमा जिस देवी की है वह नागणेचा माता है, और उस नागणेचा माता की काष्ठ की प्रतिमा है वो कौन लेकर आए थे? ये राव धुअड़ जी लेकर आए थे। तो नागणेचा माता की काष्ठ की प्रतिमा, नागणेचा माता की जो काष्ठ की प्रतिमा वो कहां से लाए थे? ये कर्नाटक से लाए थे। और मित्रों, कर्नाटक से कहते हैं कि राठौड़ों का संबंध बनाए गए हैं, क्योंकि जो राष्ट्रकूट शासक थे वो कर्नाटक से थे, इसलिए कहते हैं कि इनका जो वंशज है वो कर्नाटक से भी माना गया है। तो मित्रों, हाँ बिल्कुल, पार्वती है वो सती हुई थी पुरुषोत्तम जी मारवाड़ की। अपने आप जब इनकी मृत्यु हुई थी रावसिया, और रावसिया की मृत्यु पर है ये पार्वती है मित्रों, ये सती हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
जो राव धूड़ जी है मित्रों, इस राव धूड़ जी ने कर्नाटक से अपनी कुलदेवी, इनकी कुलदेवी कौन सी राठौड़ होगी? नागणसी माता। अपनी कुलदेवी नागणसी माता की काष्ठ की प्रतिमा लाई। अपनी कुलदेवी है नागणसी माता, और नागणसी माता की काष्ठ की प्रतिमा कौन लेकर आया था मित्रों? ये राव धूड़ जी लाए थे कर्नाटक से। ठीक है मित्रों, राव धूड़ जी के बाद में एक आते हैं मल्लीनाथ जी। इन मल्लीनाथ जी के बारे में मित्रों मैंने आपको लोक देवताओं में डिटेल में बता दिया था। राव धूड़ जी के बारे में कौन आते हैं मित्रों? मल्लीनाथ जी आते हैं। हाँ, जो रावल सल का तीड़ा जी के पुत्र थे। हाँ, मल्लीनाथ जी की बात करें तो देखो मित्रों, मल्लीनाथ जी है, ये एक पश्चिम राजस्थान के लोक देवता है। पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है मल्लीनाथ जी। और मल्लीनाथ जी के नाम पर ही मित्रों जो बाड़मेर में एक क्षेत्र है मालानी प्रदेश, कौन सा है? मालानी प्रदेश का नाम है बाड़मेर में, वो इन्हीं के नाम पर बसाया गया था। तो बाड़मेर में जो मालानी प्रदेश है मित्रों, ये मालानी प्रदेश है वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही बसाया गया था। बाकी मल्लीनाथ जी के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है। मल्लीनाथ जी जब लोक देवता बढ़ाया था उस समय इन्होंने अपने भतीजे की भी सहायता की थी। मारवाड़ में कूड़ा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने कई मुस्लिम शासकों को भी उस समय युद्ध में हराया था। तो मित्रों इनके बारे में जब हमने लोक देवता पढ़ा था, लोक देवताओं में इनके बारे में मैंने आपको बिल्कुल बताया था। इनका भतीजा था चुंडा, और चुंडा का संरक्षण, चुंडा की देखभाल है इन्होंने की थी, मल्लीनाथ जी ने। तो इतना हमने पढ़ा है मित्रों। एक बार वापस देख लीजिए। रावसिया मैंने बता दिया आपको, राठौड़ वंश का संस्थापक। उसके बाद में राव धूड़ जी, जिन्होंने अपनी कुलदेवी थी, इनकी कुलदेवी कौन थी? नागणसी माता। और नागणसी माता की काष्ठ की प्रतिमा कौन लाए थे? कर्नाटक से राव धूड़ जी। धूड़ जी के बाद में मल्लीनाथ जी है, ये पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे गए मित्रों। और बाड़मेर में जो मालानी प्रदेश है वो इन्हीं के नाम पर है, ये बसाया गया था। इतना क्लियर हो गया तो आगे चले। चलिए मित्रों, हाँ मित्रों, कमेंट्स, वीडियो चल गया। आगे देखिए मित्रों। हाँ, तो राव चुंडा के बारे में पढ़ रहे हैं मित्रों, जो वीरमदेव का पुत्र था। 1384 से 1423 तक इसका कार्यकाल था। अब देखिए मित्रों, जो राव चुंडा है, ये राव चुंडा है, ये प्रतापी शासक था। राव चुंडा है, ये प्रतापी शासक था, जिसने जैसे नागौर, डीडवाना, ये जो क्षेत्र है, ये कई क्षेत्र है मित्रों, इन कई क्षेत्रों पर है इस राव चुंडा ने अधिकार कर लिया था। और इसके जो इंदा परियार है, वो इंदा परियारों के साथ अच्छे संबंध थे, अच्छे संबंध थे। इसमें मेरी क्या गलती है भाई? टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्या कर सकता हूं? वीडियो रुक गया तो ये मेरे हाथ में तो है नहीं। हाँ, तो ये देखिए। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, एक था इंदा परियार। इंदा परियार ने मित्रों, इस इंदा परियार ने कहते कि अपने पुत्र का विवाह है वो राव चुंडा के साथ कर दिया। राव चुंडा के साथ इंदा परियार ने अपनी पुत्री का विवाह करके इसे मंडोर है वो मंडोर अब दहेज में दे दिया। तो मित्रों इंदा परियार ने मंडोर को दहेज में दे दिया। किसे? चुंडा को दहेज में दिया। इस इंदा परियार ने मित्रों मंडोर को किसे दहेज में दे दिया? इस चुंडा को दहेज में दिया। और मित्रों इस चुंडा ने मंडोर को क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई। तो चुंडा ने किसे राजधानी बनाई मित्रों? चुंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाई। यानी इंदा परियार की पुत्री के साथ विवाह करके जो चुंडा है, इस चुंडा को है इंदा परियार ने मंडोर को दहेज में दिया। और मंडोर दहेज में मिलने के पश्चात मंडोर को अपनी राजधानी किसने बनाई मित्रों? इस चुंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बना ली। इसके बाद कहते हैं कि मित्रों इस इंदा परियार को इस चुंडा ने अपना सामंत बनाया।
और मित्रों जो सामंतवादी व्यवस्था है, इस सामंतवादी व्यवस्था की जो शुरुआत है वो राव चुंडा के काल में हुई थी। इंदा परियार को यहां पर इसने क्या बनाया, अपना सामंत नियुक्त किया, अर्थात जो कुछ परगने थे, कुछ ठिकाने थे, उन ठिकानों पर नियंत्रण है वो किसको दिया गया, इंदा परियार को दिया गया। और इंदा परियार को मित्रा सामंत बनाकर यहां पर राव चुंडा ने मारवाड़ में सामंतवादी प्रथा की शुरुआत की। मारवाड़ में सामंतवादी प्रथा की शुरुआत। अच्छा क्वेश्चन है, मारवाड़ में सामंतवादी प्रथा की शुरुआत किसके काल में हुई मित्रों, चुंडा के काल में हुई। किसके काल में हुई, चुंडा के काल में हुई। और नोट में आपको यह भी लिखना है कि मारवाड़ में सामंतवादी प्रथा का या सामंतवादी व्यवस्था का जो संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है, जिसके काल में सर्वाधिक सामंत हुए, तो वास्तविक संस्थापक है वह सामंतवादी व्यवस्था का मित्रों वो है, वो कौन था, वो था राव जोधा। सामंतवादी व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक वह कौन था मित्रों, सामंतवादी व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक कौन था, राव जोधा। कौन था, राव जोधा को सामंतवादी व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना गया है। ठीक है मित्रों, तो हम पढ़ रहे मित्रों राव चुंडा जिसने सामंतवादी प्रथा की शुरुआत की मित्रों। हाँ, सामंतवादी प्रथा की शुरुआत की थी और सामंतवादी व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक है वो राव जोधा को कहा जाता है। ठीक है, हाँ। इसके बाद में देखिए मित्रों, नेक्स्ट देखिए जो चुंडा है, इस चुंडा की जो मृत्यु है, ये चुंडा की मृत्यु है 1423 में। चुंडा की मृत्यु मित्रों को कब होती है, 1423 में चुंडा की मृत्यु होती है। और मृत्यु होती है पुगल के भाटियों के साथ रहते हुए। हाँ, पुगल के भाटियों की। हाँ, जिद्दी जाटनी जी आज सुबह की क्लास नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, कल हो जाएगी। हाँ, मृत्यु है 1423 में। और पुगल के भाटियों के साथ इसके अच्छे संबंध नहीं थे। कहते कि चुंडा जब अपना राज्य विस्तार कर रहा था तो आसपास के जो इसके क्षेत्र वाले थे वो है आसपास के लोग ही है वो इससे क्या करने लगे, घृणा। और जो यहाँ के पुगल के भाटी थे वो पुगल के भाटी मिल गए और उनका साथ है जैसलमेर की भाटियों ने दिया। और यहाँ पर जो मुल्तान का सेनानायक था, एक मुल्तान का सेनानायक था मित्रों, उस मुल्तान के सेनानायक का नाम था सलीम। तो पुगल के भाटी और सलीम ने मिलकर है इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो इनकी मृत्यु ही पुगल के भाटी व मुल्तान के सेनानायक, मुल्तान का सेनानायक था सलीम, मुल्तान के सेनानायक सलीम के साथ युद्ध करते समय तो पुगल के भाटी और मुल्तान के सेनानायक कौन था, सलीम, इनके साथ युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हुई थी। तो ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो खुशहाल सिंह चंपावत का अंतिम समय उदयपुर में बीता था भाई, उदयपुर में इनकी मृत्यु हुई थी प्रेम जी 1864 में। ठीक है मित्रों, इसके बाद में देखिए मित्रों, राव चुंडा ने अपने अंतिम समय में अपने छोटे पुत्र, इसका छोटा पुत्र था कान्हा, कौन था, छोटा पुत्र था कान्हा, इस कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया। कान्हा को क्या बनाया, अपना उत्तराधिकारी। जबकि चुंडा का बड़ा पुत्र कौन था, मित्रों, इसका बड़ा पुत्र था रणमल। कौन था, रणमल है वो इसका बड़ा पुत्र था। राव चुंडा ने अपने अंतिम समय में मित्रों अपने छोटे पुत्र कान्हा को तो क्या बना दिया, अपना उत्तराधिकारी, अपने पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और बड़े पुत्र रणमल को इसने एक जोजावर की जागीर दी। जबकि इस जोजावर की जागीर से ये बड़ा पुत्र है रणमल खुश नहीं था, तो बड़े पुत्र को एकमात्र जोजावर की जागीर दी और जोजावर की जागीर से ये बड़ा पुत्र है रणमल है ये खुश नहीं था। और इसके पश्चात ये कहां चला जाएगा, ये है वो मेवाड़ के महाराणा लाखा के पास चला जाएगा। ठीक है, तो राव चुंडा के बारे में एक बार वापस देखिए, वीरमदेव का पुत्र था।
इंदा परियार है, इस इंदा परियार ने मंडोर को दहेज में दिया था अपनी पुत्री के साथ विवाह करवाकर, किसको? राव चुंडा को। और राव चुंडा ने मंडोर को है अपनी राजधानी बनाई और मारवाड़ में सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत की। सामंतवादी व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक है वो मारवाड़ के राव जोधा को कहते हैं। और राव चुंडा की मृत्यु मित्रों 1423 में हुई थी, पुगल के भाटी और मुल्तान के सेनानायक सलीम के साथ है युद्ध करते समय। ठीक है। और राव चुंडा ने अपने अंतिम समय में छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित किया, जबकि इसका बड़ा पुत्र रणमल है वो मेवाड़ महाराणा लाखा के पास से चला जाएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए मित्रों 1423 से लेकर 1427 तक, 1423 से लेकर 27 तक है वो शासन किसका रहता है? 23 से लेकर 27 तक राव कान्हा का शासन रहता है। राव कान्हा के बाद में जो राव रणमल है, ये रणमल है वो शासक बनता है यहां पर 1427 से लेकर 38 तक। हाँ, अब मित्रों ये जो रणमल है ये किसके सहयोग से शासक बनता है? जो रणमल है मित्रों ये चला जाता है मेवाड़ के राणा लाखा के पास। राणा लाखा के पास चला जाता है रणमल। और मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको जब मेवाड़ पढ़ाया था तो मेवाड़ पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था मित्रों। हाँ, ये जो रणमल है ये मेवाड़ के लाखा के पास जा जाता है, मेवाड़ महाराणा लाखा के पास। और लाखा का वृद्धावस्था में, मेवाड़ के महाराणा लाखा का वृद्धावस्था में अपनी बहन हंसाबाई से इस शर्त पर विवाह करवाता है कि हंसाबाई से उत्पन्न संतान है वो यह मेवाड़ का क्या होगी, आगे जाकर उत्तराधिकारी होगा। तो ये रणमल है वो मेवाड़ महाराणा लाखा के पास चला जाता है और लाखा से अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किस शर्त पर करवाता है कि इस हंसाबाई से उत्पन्न जो वारिस होगा वही आगे मेवाड़ का क्या होगा, उत्तराधिकारी। लेकिन उस लाखा के एक बड़ा पुत्र कौन था? राव चुंडा या राणा चुंडा था। ये वह राणा चूड़ा है, ये उसका बड़ा पुत्र था। तो उस समय लाखा के बड़ा पुत्र होने के कारण लाखा उसको वचन नहीं दे सका। लेकिन उसके बड़े पुत्र जब राणा चूड़ा को इस बात का पता चला तो राणा चूड़ा ने यह प्रतिज्ञा की कि ठीक है, आप अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेरे पिताजी लाखा से करवा दीजिए और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं मेवाड़ की गद्दी पर है वो कभी भी मेरा अधिकार नहीं रखूंगा, मेवाड़ की गद्दी पर कभी भी नहीं बैठूंगा। इसीलिए उस राणा चूड़ा को क्या कहते हैं मित्रों? इस राणा चूड़ा को कहते हैं यहाँ पर जो मेवाड़ का भीष्म पितामह या राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये किस किस शरण में गया था? मेवाड़ महाराणा लाखा, मेवाड़ महाराणा लाखा से अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करवाया। किसने करवाया था मित्रों? इस रणमल ने करवाया था। ठीक है मित्रों, और इसी फिर मेवाड़ की सेना की सहायता से ये 1427 में मंडोर पर अधिकार कर लेता है। मेवाड़ की सेना की सहायता से मंडोर पर अधिकार कर लेता है। बाकी मैंने डिटेल में आपको जब मेवाड़ पढ़ाया था उसमें मैंने आपको डिटेल में बता दिया था मित्रों, राणा लाखा के समय हंसाबाई के जो शर्त वगैरह थी। इसका बड़ा पुत्र जो राणा लाखा का बड़ा पुत्र था, बड़ा पुत्र कौन था मित्रों? राणा चुंडा। इसका बड़ा पुत्र कौन था? बड़ा पुत्र वह था राणा चुंडा। इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का या राजस्थान का भीष्म पितामह, राजस्थान का भीष्म पितामह। लाखा के बड़े पुत्र राणा चूड़ा को कहते हैं। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। इधर देखो मित्रों, हंसाबाई और इस लाखा की जो संतान हुई, हंसाबाई और लाखा की संतान कौन थी मित्रों? मोक्कल। कौन थी? मेवाड़ में हंसाबाई और लाखा की संतान कौन थी? मोक्कल थी मित्रों।
इसके बाद में मित्रों देखिए मोक्कल का एक पुत्र हुआ था महाराणा कुंभा, हमने पढ़ा था ना कुंभा में। महाराणा कुंभा किसका पुत्र था? मोक्कल का पुत्र था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के समय कहते हैं कि इस रणमल के हस्तक्षेप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। महाराणा कुंभा के समय है रणमल का हस्तक्षेप, अर्थात रणमल ने मारवाड़ से आकर जो मेवाड़ था उस मेवाड़ में है, हाँ, सतीश सान कह रहे हैं कि आज शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि रीट की तैयारी पूरी कर ली गई है, अगले महीने विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। बहुत बहुत बढ़िया न्यूज है। चलिए आप पढ़िए। हाँ, तो यहाँ पर मित्रों देखिए महाराणा कुंभा के समय है इस राणा रणमल ने क्या किया था, इस हाँ रणमल ने बिल्कुल राणा चुंडा का एक भाई और था, हाँ, बिल्कुल था अमर सिंह जी राघव देव था, उस राघव देव की हत्या करवा दी थी, इसे रणमल ने करवाई थी। उसी भीष्म पितामह था ना मेवाड़ का, उसका बड़ा भाई था एक राघव देव, उस राघव देव की हत्या किसने करवाई थी? रणमल ने करवा दी थी। ठीक है, अब देखिए मित्रों नेक्स्ट देखिए आगे। हाँ, तो इस रणमल का मेवाड़ में प्रभाव बढ़ रहा था, इसलिए कुंभा ने रणमल की एक दासी थी बारमली, उस बारमली के सहयोग से कुंभा ने रणमल को मरवा दिया था। यह चर्चा हमने मेवाड़ में की थी। तो कुंभा जब शासक बनता है मेवाड़ का, कुंभा ने रणमल की हत्या बारमली के सहयोग से करवा दी, बारमली के सहयोग से, यानी इस बारमली के द्वारा, इस बारमली है जो इस रणमल की दासी थी, और बारमली के द्वारा मित्रों जो भोजन था उस भोजन में विष देकर या जहर देकर इस रणमल की क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। किसके द्वारा? इस कुंभा ने। तो कुंभा ने रणमल का जब मेवाड़ में हस्तक्षेप बढ़ रहा था तो उस समय कुंभा ने बारमली के द्वारा इस रणमल को जहर देकर रणमल की क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। एक और देखना मित्रों, इस रणमल की पत्नी थी, रणमल की पत्नी कौन थी? कोडमदे। कौन थी? रणमल की पत्नी थी कोडमदे, जिसने मित्रों बीकानेर में कोडमदेश्वर की बावड़ी का निर्माण कराया। बीकानेर में कोडमदेश्वर बावड़ी का निर्माण कराया, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। रणमल की पत्नी थी कोडमदे, और कोडमदे ने मित्रों बीकानेर में कोडमदेश्वर की बावड़ी का निर्माण करवाया, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी भी कहलाती है। तो ये राव रणमल है 1427 से 38 तक। ये है अपने भाई कान्हा से रुष्ट होकर कहा चला जाता है। मेवाड़ महालाखा के पास अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करवा देता है, इस शर्त पर कि हंसाबाई से उत्पन्न संतान मेवाड़ के वारिस होगी, और हंसाबाई और इस लाखा की फिर मोक्कल नामक संतान होती है। ठीक है, इसके पश्चात में इस मेवाड़ की सेना लेकर ये मंडोर पर अधिकार कर लेता है। 1427 में मंडोर का शासक बन जाता है रणमल, 38 तक शासक रहता है। ठीक है मित्र, और इसके बाद में देखो मित्रों, जो राणा लाखा का बड़ा पुत्र था राणा चूड़ा, जिसे कहते हैं मेवाड़ का या राजस्थान का भीष्म पितामह, ये आपको ध्यान में रखना है। कुंभा ने रणमल की हत्या कब करवाई? 1438 में। कब करवा दी मित्रों? 1438 में कुंभा ने रणमल की हत्या करा दी, दासी बारमली के सहयोग से जहर देकर रणमल की हत्या किसने करवा दी? कुंभा ने। और इस रणमल की जो पत्नी थी कोडमदे रणमल की पत्नी थी, और इस कोडमदे ने बीकानेर में कोडमदेश्वर बावड़ी का निर्माण करवाया था मित्रों। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो मित्रों, रणमल का पुत्र कौन था? रणमल और उसकी रानी जो कोडमदे थी, रणमल और कोडमदे का पुत्र कौन था? राव जोधा। की मृत्यु हो गई थी, इसके पिता थे रणमल। 1438 में 1438 में इसके पिता रणमल की मृत्यु कहां पर हो गई थी? मेवाड़ में हो गई थी। कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में इसकी मृत्यु करवा दी गई, मृत्यु हो गई थी। हाँ, यानी रणमल की मृत्यु मित्रों कब हुई थी? 1438 में कुंभा द्वारा उसकी रणमल की दासी बारमली के द्वारा है जहर दिलवाकर इसको मरवा दिया गया। अब जैसे रणमल की मृत्यु होती है तो मित्रों चित्तौड़ में ही कौन था इस समय? चित्तौड़ में ही था मित्रों, रणमल का पुत्र था जोधा। कौन था? राव जोधा है, वो चित्तौड़ में था। और इसको पता चलता है कि मेरे पिता की हत्या कर दी गई है, तो मित्रों ये चित्तौड़ से भाग जाता है। चित्तौड़ से कौन भाग जाता है? राव जोधा, और चित्तौड़ से भाग जाता है, और पीछे इसके मेवाड़ी सेना इसका पीछा करती है। और ये मित्रों पहले बीच में शरण लेता है काहुनी गांव, काहुनी गांव पड़ता है बीकानेर।
तो बीकानेर रास्ते में मित्रों एक काहुनी गांव पड़ता है। इस काहुनी गांव में मित्रों ये कौन है मित्रों, ये राव जोधा है, वो शरण लेता है। यानी जोधा है अपने पिता की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़ छोड़कर मारवाड़ की तरफ भाग जाता है, और मारवाड़ की तरफ भागता है तो पीछे मित्रों किसके नेतृत्व में, मेवाड़ी सेना राणा कुंभा है। इस राणा कुंभा ने मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किसे दिया, मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किसे सौंपा, तो मेवाड़ी सेना का नेतृत्व है मित्रों राणा कुंभा ने सौंपा इस राणा चूड़ा को। किसे सौंपा, राणा चूड़ा को, जिसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। ये राणा चूड़ा है मित्रों, जो है वहां से हंसाबाई है, उस हंसाबाई ने वहां पर अपने जो हंसाबाई के पुत्र हुआ था मोक्कल का संरक्षक है, वो रणमल को नियुक्त कर लिया था। इसलिए राणा चूड़ा मेवाड़ छोड़कर है मालवा चला जाता है। फिर ये मालवा से कुंभा के समय वापस आता है, क्योंकि राणा चूड़ा का ये बड़ा भाई था राघव देव। उस राघव देव की भी हत्या किसने करवा दी थी, रणमल ने करवा दी थी। राघव देव इसका भाई था, इसकी हत्या रणमल ने करवा दी थी। अब मित्रों जब इस मेवाड़ का आक्रमण है किस पर होता है, मंडोर पर जब मेवाड़ का आक्रमण होता है उस समय ये राणा चूड़ा जाता है सेना लेकर। राणा चूड़ा कहा जाता है मित्रों मंडोर पर आक्रमण करता है। मंडोर पर आक्रमण करके मंडोर पर अधिकार कर लेता है राणा चूड़ा के नेतृत्व में। यानी कुंभा की तरफ से कौन जाता है, राणा चूड़ा। कौन था राणा चूड़ा, लाखा का बड़ा पुत्र, जिसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। ये राणा चूड़ा मित्रों मंडोर पर अधिकार कर लेता है। किसके समय, इस राव जोधा के समय मंडोर पर आक्रमण करके मंडोर पर अधिकार कर लेता है। और उसके पश्चात मित्रों मंडोर का जो प्रशासक है, ये मंडोर का प्रशासक आहड़ा हिंगोला को सौंप देता है। मंडोर का प्रशासक आहड़ा हिंगोला को बनाकर ये राणा चूड़ा वापस आ जाता है। लेकिन कहते हैं कि 1453 में मंडोर पर वापस अधिकार हो जाता है। किसका, मंडोर पर वापस अधिकार कर लेता है राव जोधा। आहड़ा इंगोला को हराकर मंडोर पर वापस अधिकार किसका हो जाता है, राव जोधा का हो जाता है। कब, 1453 में। देखो मैंने आपको लोक देवता पढ़ाया था, उस समय हड़बुद्ध जी पढ़ाया था, और हड़बुद्ध जी ने मंडोर को जीतने में सहायता की थी इस राव जोधा की। एक कटार भेंट की थी, एक कटार और घोड़ा भेंट किया था हड़बुद्ध जी ने उस समय, और बदले में हड़बुद्ध जी को बेंगटी गांव उपहार में दिया था राव जोधा ने। ये मैंने लोक देवताओं में पढ़ाया था आपको। हाँ, तो देखिए मित्रों 1453 में मंडोर पर वापस अधिकार किसका हो गया, राव जोधा में। इस प्रकार मित्रों मेवाड़ और मारवाड़ में बर्बर में संघर्ष हो रहा था, और इसी समय मित्रों यहां पर है वो मेवाड़ मारवाड़ में संधि होती है। मेवाड़ मारवाड़ में संधि, इस संधि को नाम दिया गया मित्रों आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। मेवाड़ मारवाड़ में जो संधि होती है उस संधि का नाम क्या था मित्रों, आवल बावल की संधि। किसने करवाई थी मित्रों, ये हंसाबाई के सहयोग से हुई थी 1453 में। कब हुई थी, 1453 में हंसाबाई ने करवाई। हंसाबाई ने किन किन के मध्य करवाई, इधर तो था देखो कुंभा, मेवाड़ का तो कौन था मित्रों, कुंभा। वह इधर कौन था, मारवाड़ से कौन था, राव जोधा के मध्य। तो अच्छा प्रश्न है मित्रों, आवल बावल की संधि किन किन के मध्य हुई, तो महाराणा कुंभा। मेवाड़ का तो कौन था, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा है वो मेवाड़ का था, इधर राव जोधा था मारवाड़ का। यानी मेवाड़ और मारवाड़ में बार बार में यहाँ पर आपस में आक्रमण हो रहे थे। यहाँ पर जो हंसाबाई है ये कुंभा की क्या लगती थी मित्रों, हंसाबाई देखो कुंभा के जो दादा थे, हाँ कुंभा की दादी थी। वैसे देखो जो लाखा थे, लाखा का ये पोता था। देखो लाखा का पुत्र कौन था, मोक्कल, और मोक्कल का पुत्र था कुंभा। इसलिए ये लाखा की पत्नी थी हंसाबाई। तो एक प्रकार से क्या हो गई, कुंभा की दादी हो गई। हाँ, इधर देखिए मित्रों ये राव जोधा की क्या लगती है, हंसाबाई। तो राव जोधा के पिताजी कौन थे, रणमल। रणमल की बहन कौन थी, हंसाबाई। इसलिए राव जोधा की बुआ लग गई है। राव जोधा की क्या लग गई, बुआ। तो इधर इसकी हो गई दादी और इसकी हो गई है बुआ जी हो गई। हाँ, तो इस प्रकार मित्रों हंसाबाई ने मित्रों इन दोनों में, ये दोनों बार बार लड़ रहे थे, तो हंसाबाई ने इन दोनों में क्या करवा दी मित्रों, संधि करवा दी। और संधि का नाम दिया गया आवल बावल, अर्थात ये दो पेड़ थे आंवला और बबूल का, इन दो पेड़ों के मध्य है जो यहाँ पर इन दोनों में संधि करवा दी। और जो यहाँ पर केंद्र बिंदु बनाया गया, यानी संधि के तहत दोनों मारवाड़ और मेवाड़ सीमा के बीच में जो केंद्र बनाया गया वह केंद्र सोजत को बनाया गया था। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का केंद्र किसे बनाया गया, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का केंद्र सोजत को बनाया गया। और सोजत पड़ता है मित्रों पाली में। कहां पड़ता है, पाली में। और मित्रों इसी संधि के तहत
इसी संधि के तहत इससे राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ करवाया था? इस कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवाया था। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से करवाया। इसी संधि के तहत करवाया था। और मैंने बताया भी था आपको, मेवाड़ में इससे श्रृंगार देवी ने गोसुंड की बावड़ी का निर्माण भी करवाया था, चित्तौड़ में, है ना। तो ये इस संधि के तहत ही हुआ था मित्रों, ठीक है। हाँ, अब देखिए मित्रों, एक बार वापस देखिए इसको। राव जोधा यानी रणमल की मृत्यु के समय ये चित्तौड़ में था 1438 में। अपने पिता रणमल की मृत्यु के साथ ही ये कहां चला जाता है? मंडोर की तरफ चला जाता है। और पीछे से मेवाड़ी सेना इसका पीछा करती है राणा चूड़ा के नेतृत्व में, और ये काहुनी गांव में शरण लेता है बीकानेर में, ठीक है। इसके पश्चात है राणा चूड़ा के नेतृत्व में मंडोर पर अधिकार कर लिया जाता है और वहां का प्रशासक आहड़ा इंगोला को नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन 1453 में मंडोर पर वापस अधिकार कर लेता है हड़बू जी के आशीर्वाद से। कौन? ये राव जोधा हड़बू जी के आशीर्वाद से मंडोर पर वापस अधिकार कर लेता है। उसके पश्चात मेवाड़ मारवाड़ में बार बार ये युद्ध हो रहे थे, इसलिए हंसाबाई ने इन दोनों के मध्य मेवाड़ और मारवाड़ में कौन सी संधि करवा दी? आवल बावल की संधि हंसाबाई ने 1453 में करवा दी कुंभा और राव जोधा के मध्य। इनकी सीमा का निर्धारण केंद्र सोजत को बनाया गया था, ठीक है मित्रों। राव जोधा ने इस संधि के तहत अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवाया, और इसी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण चित्तौड़ में करवाया था। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए मित्रों, कुंभा के काल में देखो एक कुंभा ने शहर बसाया था, कौन सा? जोधपुर शहर की स्थापना, सॉरी राव जोधा ने। राव जोधा ने कौन सा शहर बसाया? जोधपुर शहर। राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना कब की भाई? 1459 में। 1459 में मित्रों राव जोधा ने कौन सा शहर बसाया मित्रों? जोधपुर शहर। और इस जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया। जोधपुर शहर बसाकर जोधपुर को राजधानी किसने बनाई मित्रों? जोधपुर को राजधानी है मित्रों इससे सबसे पहले राव जोधा ने बनाई। तो 1459 में इसने जोधपुर शहर बसाया मित्रों। और ध्यान रखना, इस जोधपुर शहर को सन सिटी, सूर्य नगरी भी कहते हैं, इसे ब्लू सिटी भी इसे ही कहते हैं, ठीक है मित्रों। और यही इसी जोधपुर में मित्रों 13 मई 1459 को इसने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बनाया मित्रों? मेहरानगढ़ दुर्ग। और मित्रों इस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में मैंने आपको बहुत बताया है, जब दुर्ग पढ़ाए थे। इसे मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, इसे चिड़िया टूकगढ़ कहते हैं, इसे सूर्यगढ़ कहते हैं, इसे कागमुखी दुर्ग कहते हैं। तो इस दुर्ग के बारे में कई बताए थे मैंने आपको। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण है वो देवताओं अर्थात परियों व फरिश्तों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण हुआ है। करणी माता ने इसकी नींव रखी थी। यानी इस दुर्ग के बारे में मैंने स्थापत्य कला जब मैंने पढ़ाया था उस समय आपको बताया था, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाया था। राजस्थान के स्थापत्य कला में आप इस दुर्ग के बारे में वहां से आराम से देख सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो इस दुर्ग का निर्माण इसी ने करवाया था, ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्रों, इस जो राव जोधा था, इस राव जोधा को गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राव जोधा को जो मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कहा है। GH ओझा ने इसे क्या कहा है? मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक। मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक है वो किसे कहा है? GH ओझा ने मित्रों वह इसे कहा है, राव जोधा को कहा है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? राव जोधा था, ठीक है मित्रों।
इसके बाद में देखिए मित्रों, इस राव जोधा ने मारवाड़ में इसने एक चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया था जोधपुर दुर्ग में। ये मैंने बता दिया था जब आपको देवियां पढ़ाई थी। चामुंडा माता का मंदिर किसने बनवाया था? इसी 1460 ईस्वी में जोधपुर दुर्ग में इसी ने बनाया था, राव जोधा ने बनाया था। चामुंडा माता के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं हम, ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों, इसकी जो हाड़ी रानी थी जसमादे, इसकी हाड़ी रानी कौन थी मित्रों? इसकी हाड़ी रानी थी जसमादे। इसकी हाड़ी रानी जसमादे है। इस हाड़ी रानी जसमादे ने मित्रों रानी सागर तालाब बनाया। जोधपुर में कौन सा तालाब बनाया? रानी सागर तालाब। जोधपुर में रानी सागर तालाब किसने बनाया? जोधा की हाड़ी रानी जसमादे ने रानी सागर तालाब बनाया था, ठीक है मित्रों। हाँ, जीत कुमार जी 12 मई नहीं है, 13 मई है, 13 मई 1459 है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, जो राव जोधा है, इस राव जोधा का जो बड़ा पुत्र था निम्बा। कौन था? राव जोधा का बड़ा पुत्र था निम्बा। लेकिन जो निम्बा है मित्रों, उस निम्बा की जो मृत्यु है, वो निम्बा की मृत्यु राव जोधा की जीवित अवस्था में हो गई थी। इसलिए जब निम्बा के बाद में जो बड़ा पुत्र था, बड़ा पुत्र कौन था निम्बा के बाद में? इसका बड़ा पुत्र था राव बिक्का। कौन था? बिक्का। ये राव बिक्का है, इसका बड़ा पुत्र था निम्बा के बाद में 2 नंबर का। लेकिन इस राव जोधा ने शासक किसे बनाया? राव जोधा ने शासक किसे बनाया? इस राव बिक्का के बाद जो छोटा पुत्र था सातल देव। कौन था? सातल देव। सातल देव को शासक बनाया। और ये आपको ध्यान में रखना मित्रों, जब सातल देव को शासक बनाया तो राव बिक्का से इसने एक वचन भी मांगा था। राव बिक्का से क्या वचन मांगा था मित्रों? राव जोधा ने अपने बड़े पुत्र निम्बा की मृत्यु के पश्चात जो शासक का उत्तराधिकारी राव बिक्का था, इस राव बिक्का से कहा कि आप है ये सातल देव को है, इस सातल देव को जोधपुर राज्य है सौंप दो। यानी जोधपुर राज्य किसके लिए सौंप दो? जोधपुर राज्य सातल देव को दे दो और आप है वो बीकानेर चला जाओ। तो यहाँ पर ये राव बिक्का कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं है वो मेरे छोटे भाई सातल देव को है ये जोधपुर राज्य सौंप दूंगा और मैं बीकानेर चला जाऊंगा। लेकिन आपसे मुझे एक वचन चाहिए कि आज है आप मुझे ये वचन दीजिए कि आपके जो भी राज चिन्ह होंगे, आपके जो भी राज चिन्ह है, जो आप छत्र धारण करते हैं या ढाल है, तलवार है, ये सारी है आप मुझे प्रदान करोगे। तो ये है यहाँ पर राव जोधा इस बिक्का को वचन देता है कि ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे बाद जो भी यहाँ के मेरे जो यहाँ पे छत्र है, ढाल है या राजकीय चिन्ह है, वो तुझे दिए जाएंगे। और जो शासक है वो कौन बनेगा? सातल देव। इसके पश्चात राव बिक्का मित्रों कहां चला जाता है? ये बीकानेर चला जाता है और बीकानेर की राठौर वंश की स्थापना करता है। इसके बारे में हम बीकानेर का जब राठौर वंश पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों। अब यहाँ पर जो शासक बनेगा कौन बनेगा? सातल देव शासक बनेगा और सातल देव के बारे में मित्रों हमें कल पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों। तो ये देखो, राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की 1459 में। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया चिड़िया टोक पहाड़ी पर। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक था। चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। हाड़ीरा ने इसकी जसमाते थी जिसने रानी सागर तालाब बनवाया। और इसने अपने राव बिक्का जो इसका बड़ा पुत्र था उसको गद्दी ने सौंपकर सातल देव को यहाँ पर अपना शासक बनाया। और यहाँ पर मित्रों ये जो राव बिक्का ये बीकानेर चला जाता है, ठीक है मित्रों। मिलते हैं कल वाली क्लास में, धन्यवाद।